हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम। बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है जिसका पेपर कोड है PS0 फॉर पॉलिटिकल साइंस विभाग और भारतीय राजनीति एक पर्ची है। भारतीय राजनीति एक पर्ची है विषय है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बीए सेकेंड ईयर के हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पिछली क्लास भी ज़रूर देखें। इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर क्लास देखें और पूरी क्लास देखें और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र को परिभाषित कीजिए। गणतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के पास होती है। ये एक ऐसा राज्य है जिसका प्रमुख राजा था शासक नहीं होता था, बल्कि आमतौर पर राष्ट्रपति होता जिसे जनता द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उसका गठन जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के आत्मकथा कहलाता है। संविधान की कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है। आत्मा कौन सा संविधान की आत्मा? तो उत्तर है भारतीय संविधान अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हृदय और आत्मा बताया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण। तो उत्तर है, भारतीय संघ व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण है। पहला लक्षण है शक्ति का विभाजन, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। जिसमें शक्ति का विभाजन है, भारतीय संघ व्यवस्था में शामिल विभाजन के अंदर राज्यों के बीच किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच राज्य की अलग अलग शक्तियों और कार्य का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संघ व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान व्याख्या करती है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता, इस सांप्रदायिकता भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकवाद भी कहा जाता है। एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक या जातीय समूह के बीच विभाजन और शत्रुता को बढ़ावा देती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो अपने समुदाय को श्रेष्ठ बनाती है और अन्य समुदाय को शक की नज़र से देखती हैं, जिससे अक्सर हिंसा और संघर्ष होते हैं। आगे न्यायपूर्ण अवलोकन क्या है? तो उत्तर है, न्यायपूर्ण अवलोकन जस्टिकल रिव्यू का अर्थ है न्यायपालिका न्यायालयों की वह शक्ति जिसे वे विधायिका, संसद, विधानमंडल द्वारा पारित कानून, कार्यपालिका सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और प्रशासन द्वारा किए गए कार्य की जांच कर सकती हैं। वे संविधान के अनुरूप या नहीं है। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उसे रद्द कर सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका का यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि सरकार के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर काम करे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के कोई दो सुझाव कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। तो उत्तर है, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के दो प्रमुख सुझाव हैं। पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की दी जानी चाहिए ताकि वे अपने विकास कार्य को बेहतर ढंग से कर सके।
दूसरे, पंचायतों में महिला और वंचित समूह की भागीदारी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला खंड ब, जिसमें पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूल्यों को संक्षेप में बताती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती हैं और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प देती है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचों को निर्धारित करता है। आगे है क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की संरचना को समझाइए। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को संरचना को समझाइए। तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है। विस्तार में है ग्राम पंचायत, यह सबसे निचला स्तर है जो गांव या गांवों के समूह ग्राम सर्किल में कार्य करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच या ग्राम प्रधान या वार्ड पंच, वार्ड सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जबकि वार्ड पंच का चुनाव वार्ड के मतदाताओं द्वारा होता है। और अगला पंचायत समिति, यह ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, जिसमें कई ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव निर्वाचित सदस्य से होता है। अगला जिला परिषद, यह सबसे ऊपरी स्तर है जिसमें जिला स्तर पर कार्य करती है। इसमें पंचायत समिति के सदस्यों के साथ साथ जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता पर टिप्पणी कीजिए। भारत में न्यायिक सक्रियता पर टिप्पणी कीजिए। तो तरह भारत में न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को पालना करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह शब्द न्यायपालिका द्वारा कानून और सार्वजनिक नीति का आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब सरकार के अन्य अंग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं। और न्यायिक प्रक्रिया का तात्पर्य उस प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून प्रणाली और मुख्य रूप से न्यायालय अपने समक्ष लाए गए विवादों का निर्णय करते हुए कानून को लागू करते हैं। न्यायालय कानून की व्याख्या करने और उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल की भूमिका निम्नलिखित है। राज्यपाल की भूमिका, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है और राज्य में केंद्र के हितों की रक्षा करता है। दूसरे, राज्यपाल की भूमिका है राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण, राज्यपाल को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या किसी दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं। केंद्र सरकार निर्देशों का पालन
राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों का पालना करता है और राज्य में केंद्र नीतियों और कार्यक्रम को लागू करने में मदद करता है। राज्यपाल की शक्तियाँ: विधानसभा का सत्र बुलाना। विधानसभा का सत्र बुलाना। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना स्थगित करने का अधिकार है। विधेयकों को मंजूरी देना। राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देना या उन्हें वापस करने का अधिकार है। राज्य के बजट में मंजूरी देना। राज्यपाल को राज्य के बजट की मंजूरी देना का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति की वर्तमान प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय राजनीति वर्तमान की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ संसदीय प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करती हैं और विधान और संविधान द्वारा शासित होती हैं। भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करती है और संविधान द्वारा शासित होती हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में कुछ प्रमुख विशेषता देखी जा सकती हैं। कौन कौन सी? तो लोकतंत्र। भारत एक जीवित लोकतंत्र है जहाँ नियमित चुनाव होते हैं। जनता अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जहाँ जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है लोकतंत्र में। और अगला है संघीय ढांचा। भारत में संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों मिलकर काम करती हैं। हालांकि संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायक के प्रति जवाबदेही होते हैं। धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का समान माना जाता है। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। समाजवाद। भारतीय संविधान में समाजवाद का भी उल्लेख है जिसका अर्थ है सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। और आगे है जाति और धर्म का प्रभाव। भारत में जाति और धर्म का प्रभाव राजनीति में देखा जाता है। हालांकि यह प्रभाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका। भारत में कई राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। और विकास में भारत में विकास एक प्रमुख मुद्दा है और सरकार गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत एक उभरती हुई शक्ति है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार के सुझाव दीजिए। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार के सुझाव दीजिए। तो उत्तर है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला निर्वाचन सुधार के सुझाव। निर्वाचन सुधार के सुझाव है चुनाव में धन की भूमिका को कम करना, जिसमें चुनाव को धन की भूमिका को कम करने के लिए सख्त नियम बनाने का और उनका पालना करना सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग को अधिक शक्तियाँ देना। चुनाव आयोग को अधिक शक्तियाँ देने से वे चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकता है। तीसरा मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना। मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग और ऑनलाइन मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकती है। आगे चुनाव में अपराधियों की भागीदारी को रोकना। चुनाव में अपराधियों की भागीदारी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाना और उनका पालना सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने से दलों के भीतर पारदर्शिता जवाबदेही आ सकती हैं। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना और मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए।
आगे 7 नंबर, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता निष्पक्षता होनी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने के से भारतीय निर्वाचन प्रणाली सुधार हो सकता है। चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी निष्पक्ष और प्रभावी बन सकती है। आगे 42वें संविधान संशोधन पर टिप्पणी लिखिए। 42वें संविधान संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में किया गया। यह भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसने शक्तियों का संतुलन केंद्र सरकार की ओर अधिक स्थानांतरित कर दिया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, प्रस्तावना में बदलाव किया। विस्तार में 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें शामिल है, पहला है शक्तियों का केंद्रीकरण। इस संशोधन ने केंद्र सरकार की शक्तियों को मजबूत किया, राज्यों से दूर कर दिया, जिससे केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश, संविधान में भाग 4(1) को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जो नागरिकों के लिए राष्ट्र की प्रति जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं। प्रस्तावना में बदलाव, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। न्यायपालिका की शक्तियों की कमी, इस संशोधन ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने का प्रयास किया है, जिससे अदालतों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति सीमित की गई है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देश तत्वों का महत्व और प्रासंगिकता क्या है। नीति निर्देश तत्वों का महत्व और प्रासंगिकता क्या है। तो नीति निर्देश तत्वों का मुख्य महत्व है कि सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कानूनों को बनाने में मदद करते हैं। यह तो यद्यपि कानून के रूप में लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी संविधान की भावना प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। नीति निर्देश तत्वों का महत्व, सामाजिक और आर्थिक न्याय, यह तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि समान काम के लिए समावेश, वेतन, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। कल्याणकारों को बढ़ावा देना है। अगला कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देश तत्व सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार को अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। शासन के लिए नैतिक दिशा, यह तत्व सरकार के लिए एक नैतिक दिशा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही और सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। संविधान की भावना का प्रतिनिधित्व, नीति निर्देश तत्व संविधान की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो न्यायपूर्ण समाज, समानतावादी समाज की स्थापना करता है। संविधान की भावना का प्रतिनिधित्व, नीति निर्देश तत्व संविधान की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक न्यायपूर्ण हो, समानतावादी समाज की स्थापना करना है। आगे नीति निर्देश तत्व की प्रासंगिकता। नीति निर्देश तत्व की प्रासंगिकता, वर्तमान समय प्रासंगिक नीति निर्देश तत्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि संविधान लागू होने के समय थे, क्योंकि वे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य और शासन के नैतिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं। और आगे सरकार के कार्यों का मूल्यांकन। नीति निर्देशक तत्व सरकार के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक मानदंड प्रदान करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो और
और आर्थिक न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं। नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकता सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारतीय संसद शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत की संसद शक्तियाँ: विधेय शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह केंद्र और राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। विधेय शक्ति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह केंद्र और राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। वित्तीय शक्ति: संसद को वित्तीय शक्ति प्राप्त है, जिसमें बजट पारित करना, कर लगाना और सरकारी व्यय को नियंत्रण करना शामिल है। संविधान संशोधन: संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, जिसे यह संविधान का बदलाव कर सकती है। नियंत्रण और निरीक्षण: संसद को सरकार के कार्य को नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रश्न पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्तावना, अविश्वास प्रस्ताव में शामिल है। आगे न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र में बदलाव: संसद को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा: संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और सरकार के निर्देश दिए जा सकते हैं। संसद की शक्ति के महत्व: सरकार को जवाबदेह बनाना। संसद शक्तियाँ सरकार का जवाबदेह बनाने में मदद करती हैं। कानून का शासन: संसद की शक्तियाँ कानून का शासन स्थापित करने में मदद करती हैं। नागरिकों के अधिकार की रक्षा: संसद शक्तियाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती हैं। इस प्रकार भारतीय संसद शक्तियाँ देश के शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाने और कानून का शासन स्थापित करने, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने में मदद करती हैं। भारतीय संसद शक्ति देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाने और कानून का शासन स्थापित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था को प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था के कई प्रभाव हैं, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। यह व्यवस्था भारत के सामाजिक भौगोलिक विविधता को दर्शाती है और विभिन्न विचारधारा और समूहों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि बहुदलीय प्रणाली संगठन सरकारों की आवश्यकता, राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता को जन्म दे सकती हैं। सकारात्मक प्रभाव: प्रतिनिधित्व: बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी की आवाज़ सुनी जा सकती है। और जवाबदेही: विभिन्न दलों की उपस्थिति सरकार को अधिक जवाबदेह बनाती है, क्योंकि उन्हें मतदाताओं की मांगों और चिंताओं पर ध्यान देना होता है। नीतिगत विकल्प है: विभिन्न दलों की मौजूदगी नीतिगत विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार सरकार चुनने का अधिक अवसर मिलता है। राजनीतिक भागीदारी: बहुदलीय प्रणाली राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोगों को विभिन्न दलों में शामिल होने और चुनाव में भाग लेने के कई अवसर मिलते हैं। नकारात्मक प्रभाव: नकारात्मक क्या प्रभाव है? तो नकारात्मक प्रभाव है अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था में सरकारों अक्सर गठबंधन पर निर्भर होती हैं, जो अस्थिर हो सकती हैं और समय से पहले गिर सकती हैं। अनिश्चितता: गठबंधन सरकार में नीतियों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विभिन्न दलों
के बीच सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है। भ्रष्टाचार। बहुदलीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार अधिक व्यापक हो सकता है क्योंकि विभिन्न दलों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। ध्रुवीकरण। बहुदलीय व्यवस्था ध्रुवीकरण को भी जन्म दे सकती है क्योंकि विभिन्न दल एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतदाताओं का विभाजन करते हैं। इसका निष्कर्ष है बहुदलीय व्यवस्था भारत जैसे विविध देश के लिए एक उपयुक्त प्रणाली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संकलन हो, गठबंधन सरकारों को स्थिर बनाने के लिए काम करे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों के आर्थिक संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है केंद्र राज्य संबंधों में आर्थिक संबंध के जटिल मुद्दा हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और संसाधनों का विभाजन शामिल है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का नियंत्रण किया गया है। इन संबंधों में कराधान, ऋण, अनुदान और वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। आर्थिक संबंधों का मूल्यांकन। कराधान। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान की शक्तियाँ विभाजित हैं। संसद को संघ की सूची में शामिल विषय पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में शामिल विषय पर कर लगाने का अधिकार है। इसके अलावा केंद्र अवशिष्ट कराधान शक्ति प्रताप है, यानी कि ऐसे विषय जो संघ और राज्य सूची में शामिल नहीं है उन पर कर लगाने का अधिकार कर लगाने का अधिकार केंद्र के पास है, ओनली केंद्र के पास है। राजस्व का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा एक महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान के तहत कुछ करों को केंद्र और राज्यों के बीच समझा जा सकता है, जबकि कुछ करों को राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों के अनुदान भी प्रदान करती हैं। अगला है ऋण। केंद्र और राज्य दोनों ही ऋण ले सकते हैं। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकार केंद्र सरकार अन्य स्रोतों से भी ऋण ले सकती हैं। वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार राज्यों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता अनुदान, ऋण या अन्य रूपों में हो सकती है। जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने केंद्र राज्य संबंधों का प्रभावित किया है। जीएसटी लागू होने से केंद्र और राज्यों का एक साथ कर लगाना और वसूल करने का अधिकार मिला है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे वित्तीय सहायता में बारे में सिफारिश करता है। वित्त आयोग वह है संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारा और वित्तीय सहायता के बारे में सिफारिश करता है। और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अधिक केंद्रित है। योजना आयोग ने राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अब नीति आयोग में इस भूमिका को निभा रहा है। इसका निष्कर्ष है केंद्र राज्य संबंधों में आर्थिक संबंध एक गतिशील और जटिल मुद्दा है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया है, लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार के पास वित्तीय शक्ति और संसाधन हैं। राज्यों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच एक स्वस्थ
और संतुलन वित्तीय संबंध बनाए रखना आवश्यक है ताकि वे संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चल सके। राजस्थान की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। राजस्थान की राजनीति पर निबंध। राजस्थान की राजनीति। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो अपने विविध और जटिल राजनीति के लिए जाना जाता है। राज्य की राजनीति में जाति, क्षेत्रीयता और राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजस्थान की राजनीति पर एक निबंध लिखने से पहले आइए राज्य की राजनीति का परिदृश्य समझने का प्रयास करें। राजनीति का इतिहास। राजस्थान की राजनीति का इतिहास काफ़ी पुराना है। राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का प्रभाव रहा है। 1950 से 1960 के दशक में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1980 के दशक में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ने लगी। और जाति और क्षेत्रीयता। जाति और क्षेत्रीयता में राजस्थान की राजनीति में जाति क्षेत्रीयता की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में जाट, गुर्जर, राजपूत और मीणा जैसी जातियों का प्रभाव है। इन जातियों के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल अक्सर जातिगत समीकरणों का ध्यान में रखते हैं। राजनीतिक दल। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी पुरानी विरासत और जातिगत समीकरणों के आधार पर वोट बैंक आकर्षित करने का प्रयास करती है। भाजपा पार्टी राज्य में अपनी हिंदूवादी छवि, विकास के एजेंट के साथ वोटरों को आकर्षण करने का प्रयास करती हैं। चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति। आगे बढ़ने पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। चुनावी राजनीति है। राजस्थान में चुनावी राजनीति बहुत ही रोचक होती है। राज्य में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों ही कड़ी टक्कर में होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को चुनने की जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव का ध्यान में रखते हैं। चुनावी राजनीति में राजस्थान में चुनावी राजनीति बहुत ही रोचक होती है। राज्य में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों ही कड़ी टक्कर से होते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनने में जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव में ध्यान रखते हैं। वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर है। राज्य में भाजपा की सरकार लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। राज्य की राजनीति में जाति और क्षेत्रीयता की भूमिका अभी तक महत्वपूर्ण है। और इसका निष्कर्ष है, राजस्थान की राजनीति एक जटिल और विविध परिदृश्य है। राज्य में जातीय क्षेत्रीयता की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनने में उन समीकरणों का ध्यान रखते हैं। राज्य की राजनीति में कांग्रेस, भाजपा दोनों दल का प्रभाव है। दोनों दल के बीच कड़ी टक्कर होती है। राजस्थान की राजनीति के भविष्य अनिश्चित है और लेकिन यह तात्पर्य राज्य की राजनीति में जाति और क्षेत्रीयता की भूमिका हमेशा होगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें कोई डाउट हुए तो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो संबंधी सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलता है। कोई डाउट हुए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और पिछला वाला पार्ट भी ज़रूर देखें।